सेशन। तो अगर अपन बात करें लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड के बारे में देखा था। स्टैटिक के केस में मैंने आपको बताया था स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, स्टैटिक फंक्शन क्या होता है। और स्टैटिक क्लास की अगर अपन बात करें तो फिर मैंने बोला था कि हम नेस्टेड या नेस्टेड क्लास के अंदर है ना, वहाँ पर हम कंसेप्ट देखेंगे स्टैटिक नेस्टेड क्लास का, राइट। अभी अगर अपन बात करें आज के सेशन में हमें करना क्या है, तो आज के सेशन में हमें इन्हीं एग्जांपल्स को थोड़ा सा और आगे लेकर जाना है ना, और कुछ नए एग्जांपल्स हमें फ्रेम करना है। तो देखते हैं अपन कैसे क्या एग्जांपल्स फ्रेम करेंगे। तो उसके पहले मैं यहाँ पर ये जो एग्जांपल देकर रखा था, जो हमने लास्ट क्लास में फ्रेम किया था, मैंने इसे यहाँ पर रिमूव किया। अब यहाँ पर आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो ध्यान से देखना, मैंने सिंपली एक क्लास क्रिएट करी है स्टैटिक 4 नाम से, राइट। अब यहाँ पर आने के बाद में अपन लिखेंगे क्या, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है स्ट्रिंग args, और यहाँ पर आ गए। अब अगर हम बात करें अब हमें करना क्या है, तो जैसा कि हमें यहाँ पे कंसेप्ट देखना है स्टैटिक वेरिएबल का, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने सिंपली लिखा यहाँ पर स्टैटिक, मैंने लिखा यहाँ पर स्ट्रिंग, और मैंने यहाँ पे लिख लिया है सिंपली नेम, एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट एंड्रे एंडरसन, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर मुझे इस स्पेसिफिक वेरिएबल की वैल्यू को क्या करना है, प्रिंट करना है। इस स्पेसिफिक वेरिएबल की वैल्यू को क्या करना है, मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है। तो अब अगर हम बात करें प्रिंट करने में, अभी तक हमने जो देखा था वो ये देखा था कि अगर आप यहाँ पर कोई भी इंस्टांस वेरिएबल अगर बनाते हैं तो उस केस में उसको प्रिंट करने के लिए आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। बट अगर हम बात करें यहाँ पर, ये जो आपका वेरिएबल है ये इंस्टांस नहीं, ये स्टैटिक वेरिएबल है। और स्टैटिक वेरिएबल को अगर आपको एक्सेस करना है तो यू कैन डायरेक्टली एक्सेस इट विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम। देयर इज नो नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास टू एक्सेस दैट वेरिएबल। तो फिर अब इस केस में हम करेंगे क्या, तो मैं यहाँ पर आकर सिंपली क्या क्रिएट करूंगा, या मैं सिंपली एक स्टेटमेंट लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और प्रिंट एलन में हम क्या कर देंगे यहाँ पर, तो प्रिंट एलन के केस में यहाँ पर मैंने क्या मेंशन कर दिया है, तो प्रिंट एलन के केस में यहाँ पर अपन मेंशन कर देते हैं क्या, नेम। और अगर मैं बात करूँ मुझे इसको प्रिंट करवाना है तो मैं करूँगा क्या, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख दूंगा, क्लास का नाम बोले तो स्टैटिक 4 डॉट नेम, ठीक है। वहीं एक और तरीका होता है, मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया, और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने डायरेक्टली नेम को प्रिंट करवा दिया। मतलब मैंने ऊपर क्या किया है, मैंने क्लास के नाम के रिस्पेक्ट में है ना उस वेरिएबल को एक्सेस किया है, मतलब क्लास के नाम के साथ में उस वेरिएबल के नाम को मेंशन किया है। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने डायरेक्टली उस वेरिएबल का नाम मेंशन कर दिया, राइट। मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो सेव करने के बाद में अपन आ जाते हैं यहाँ पर, इसे रन कर देखते हैं। तो रन कर देखने के लिए मैंने इसे कमांड प्रॉम्प्ट पर ओपन किया। कमांड प्रॉम्प्ट पर ओपन करने के बाद में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जावा सी स्ट्रिंग या स्टैटिक, और मैंने लिखा जावा सी स्टैटिक 4 डॉट जावा, राइट। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर सक्सेसफुली कंपाइल हुआ है। मुझे अब इसे रन करना है। रन करने के लिए मैंने लिखा जावा स्टैटिक 4, मैंने कहा एंटर। यहाँ पर क्या गया आपके पास में, एंड्रू एंडरसन, क्लियर है यहाँ तक। अब लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा वेरिएशन अपन देखें, अब वेरिएशन क्या, तो ठीक है ये तो समझ में आ गया कि सेम क्लास में था तो वो प्रिंट हो गया, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऐसी कुछ फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करता हूँ जिसमें मैंने यहाँ पर एक डेमो नाम से एक क्लास क्रिएट करी, और इस डेमो नाम की क्लास के अंदर मैंने यहाँ पे क्या रख दिया है, ऐसे स्पेसिफिक स्टैटिक वेरिएबल को रख दिया, क्लियर है। तो अब इस केस में यहाँ पर क्या होगा, तो इस केस में आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो है ना, कि अब अगर मुझे यहाँ पर इसको एक्सेस करना है ना, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जैसा कि मैंने आपको बोला था कि क्लास के नाम से आप एक्सेस कर सकते हो, तो क्लास के नाम से आप एक्सेस करोगे तो यहाँ पे क्लास का नाम क्या आ जाएगा आपका, डेमो डॉट नेम। तो डेमो डॉट नेम से क्या हो जाएगा, तो डेमो डॉट नेम से आपके उस स्पेसिफिक क्लास के अंदर जो नेम है वो तो एक्सेस हो जाएगा। और अभी आपने जो एग्जाम्पल फ्रेम करके देखा था उसमें आपने डायरेक्टली नेम लिखा था तो भी एक्सेस हो गया था, लेकिन अभी भी अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली नेम यहाँ पर भी लिखे रहने देता हूँ, और इसको मैंने सेव किया, और सेव करके अब मैं यहाँ पर इसे क्या करूंगा, रन करूंगा। तो अब यहाँ पर आकर जब मैं इसे कंपाइल करने जाऊंगा तब आप देखेंगे यहाँ पर उसने क्या एरर दे दिया, कैन नॉट फाइंड सिंबल, और उसने क्या दे दिया, नेम पर आपको एरर दे दिया। मतलब कि यहाँ पर अगर आप सेम क्लास के अंदर अगर स्टैटिक वेरिएबल बनाते हो, मतलब आपने जिस भी क्लास के अंदर स्टैटिक वेरिएबल बनाया है तो उस क्लास के नाम से उस वेरिएबल को तो एक्सेस कर ही सकते हो, और अगर उस क्लास के अंदर उस क्लास का नाम ना लिखते हुए भी अगर आप स्टैटिक वेरिएबल का नाम डायरेक्टली लिखकर अगर उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हो तो वो एक्सेसिबल है। लेकिन उसी के रिस्पेक्ट में अगर आपने उस स्टैटिक वेरिएबल को किसी अनदर क्लास में रख दिया है तो ये आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि आपको उस स्पेसिफिक स्टैटिक वेरिएबल को किसी दूसरी क्लास के अंदर
उस क्लास के नाम के साथ में ही स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करना पड़ेगा। फिर उस केस में डायरेक्टली आप उस वेरिएबल के नाम से उसको एक्सेस नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ तक? सभी को समझ में आया? मैंने इसे सेव किया, फिर से देखना। अब अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर एक स्टैटिक मेथड बना दी void display, और यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया है डिस्प्ले मेथड कॉल, मैंने ऐसे लिखा। अब मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में मुझे उसको एक्सेस करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर स्टैटिक कोड डॉट डिस्प्ले। यहाँ पे मैंने स्टैटिक कोड क्लास के नाम से उस डिस्प्ले नाम की मेथड को कॉल किया, और मैं यहाँ पर डायरेक्टली भी उस डिस्प्ले नाम की मेथड को क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। कर सकते हैं ना? मैंने स्टैटिक मेथड बनाई है, स्टैटिक मेथड बनाई है, तो अब जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इफ यू मेक एनी मेथड एज अ स्टैटिक, दैट इन दैट केस देयर इज नो नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास टू कॉल दैट स्टैटिक मेथड, दैट मेथड इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय क्लास नेम। तो यहाँ पर डायरेक्टली क्लास के नाम से वो डिस्प्ले नाम की मेथड एक्सेसिबल हो जाएगी, और अगर वो स्टैटिक डिस्प्ले मेथड उसी क्लास के अंदर है तो आप डायरेक्टली उसको नाम से भी एक्सेस कर सकते हो। देयर इज नो नीड टू राइट क्लास नेम। मैंने इसे सेव किया, बनाते हैं यहाँ पर, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने यहाँ पर इसे कंपाइल किया, सक्सेसफुली ये कंपाइल हुआ है, मैंने रन किया, मुझे क्या मिला है यहाँ पर, नेम में एंड्रू एंडरसन मिल गया, डिस्प्ले मेथड कॉल, डिस्प्ले मेथड कॉल, तो 2 बार आपकी डिस्प्ले मेथड कॉल यहाँ पर हो गई है। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर हम बात करें कि मैंने ठीक है 2 बार डिस्प्ले मेथड कॉल तो यहाँ पर ऐसा मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। अब सेम सिनेरियो अपन इस मेथड के साथ में करेंगे जैसा मैंने वेरिएबल के साथ में किया था। मैंने इस स्पेसिफिक मेथड को यहाँ से कट किया, और कट करके मैंने इस स्पेसिफिक क्लास के अंदर उसे रख दिया। तो अब इस केस में क्या होगा, तो अब इस केस में अब आपको यहाँ पे किससे कॉल करना रहेगा, आपको यहाँ पर डेमो से कॉल करना रहेगा। अब यहाँ पर आकर अगर आप इसे यहाँ पे रन करने की कोशिश करते हैं तो सिंपली एरर देगा और वो बोलेगा डिस्प्ले उसको नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि अगर आप किसी स्पेसिफिक स्टैटिक मेथड को किसी क्लास के अंदर रख देते हैं और वो क्लास अदर देन दैट क्लास होती है जहां से आप उसकी कॉलिंग कर रहे हैं, तो उस केस में you need to mention class name. It's mandatory to call that method with the help of class name. बिना क्लास नेम के अगर आप उस मेथड को कॉल करेंगे वो सिंपली आपको एरर देगा। तो सेम क्लास के अंदर स्टैटिक डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होते हैं, तो आप क्लास के नाम से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, विदाउट क्लास के नाम से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर अनदर क्लास में आपके पास में स्टैटिक डेटा मेंबर है तो ये आपके लिए मैंडेटरी है कि आपको क्लास के नाम से ही उस स्पेसिफिक डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को क्लास के नाम से ही आपको कॉल करना पड़ेगा, मतलब एक्सेस करना पड़ेगा। डेटा मेंबर के केस में एक्सेस करोगे और मेंबर फंक्शन के केस में आप उसे कॉल करोगे। सर जैसे एक क्लास स्टैटिक वाली प्रोग्राम में आप अगर दूसरे फंक्शन के अंदर ये क्लास हो, दूसरे फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल हो, उसको अपन दूसरे फंक्शन में बिना डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। मतलब कैसे? तो इसके अंदर अभी तो एक ही फंक्शन है, मेन फंक्शन है, हाँ, कोई मेंबर फंक्शन होता है इसके अंदर, एक और मेंबर फंक्शन है। अगर उसके अंदर कोई वेरिएबल है अपन को उसको दूसरे फंक्शन में यूज करना डायरेक्टली कर सकते हैं? नहीं, अब उस केस में आप डायरेक्टली कैसे करोगे, क्योंकि किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया हुआ वेरिएबल लोकल ही कंसीडर होता है। और अगर उसको स्टैटिक बना दिया फंक्शन के अंदर तो नहीं, तो भी तो वो फंक्शन के अंदर ही रहेगा ना, उसको तो बाहर बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि आप जब उसको बाहर मतलब क्लास के अंदर और मेन फंक्शन के बाहर अगर आप लिखते हैं तो ही वो जनरलाइज मैनर में एक्सेसिबल होता है, अदरवाइज तो फंक्शन के अंदर तो। क्लियर है यहाँ तक? सभी को समझ में आया? ठीक है। अब फिर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा अगर अपन बात करें अब क्या कर सकते हैं इसमें, तो चलते हैं अपन यहाँ पर देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो अपन आते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5 पे। अब यहाँ पर करेंगे क्या, तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल बताया था, है ना, सेम उसी एग्जाम्पल को अपन यहाँ पर फ्रेम करते हैं। बस डिफरेंस इतना होगा कि जो स्टैटिक मेथड मैंने बनाई थी, अब जो स्टैटिक डेटा मेंबर मैंने वहाँ पर गेट किया था, वही स्टैटिक डेटा मेंबर को मैं स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर से गेट करूंगा। ठीक है, तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने ये सब कुछ हटा दिया। यहाँ पर अगर अपन लिखेंगे क्लास स्टैटिक 5, ठीक है, मैं यहाँ पर अब क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। और यहाँ पर अगर अपन क्या करेंगे, स्ट्रिंग args,
ठीक है। अब यहाँ आकर हम करेंगे क्या, तो मैंने सबसे पहले लिख लिया import java डॉट util डॉट स्कैनर। ठीक है, ये मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर स्कैनर मैंने लिख लिया यहाँ पर SC है ना, या फिर चलो ठीक है अभी नहीं लिखते अपन यहाँ पर। अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैंने बोला अपन एक काम करते हैं, एक और एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिख लिया है प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक प्रोडक्ट नाम से क्लास बना ली। अब प्रोडक्ट के केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो प्रोडक्ट के केस में अपन ने यहाँ पे लिख दिया है सिंपली इंट, मैंने लिख दिया है PID। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, फ्लोट या डबल, डबल में मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, प्राइस। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में मैंने लिख दिया है BRAND ब्रांड। ठीक है, और इसको अपन क्या बना देते हैं यहाँ पर एज अ स्टैटिक, कोई दिक्कत। और फिर इसके बाद में अगर हम बात करें अब हमें करना क्या है यहाँ पे, तो अपन एक काम करते हैं, अभी ये तो मैंने PID लिखा है, ये मैंने प्राइस लिखा हुआ है यहाँ पर है ना, इनको तो अपन अभी स्टैटिक कर देंगे। ठीक है, और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर यूजर से गेट कर दूंगा। अब स्टैटिक ब्रांड मैंने लिखा, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो मैंने लिखा है स्टैटिक, मैंने लिखा है यहाँ पे वॉइड, और मैंने क्या लिखा है गेट BRAND ब्रांड नेम। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब यहाँ आने के बाद में आप करोगे क्या, तो यू सिंपली नीड टू राइट स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पर आप लिखोगे क्या, सिस्टम डॉट इन, और यहाँ पर आकर आप क्या लिखोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और println में आप क्या कर दोगे, तो आप सिंपली लिखोगे एंटर ब्रांड नेम, और यहाँ पर आकर आप क्या करोगे, तो आप सिंपली लिखोगे यहाँ पे ब्रांड इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इन। क्लियर है क्या यहाँ तक। यहाँ पर आपने क्या करा है, तो आपने लिखा है वॉइड गेट ब्रांड नेम। ठीक है, आपने लिख दिया है एंटर ब्रांड नेम और SC डॉट नेक्स्ट इन, नहीं नेक्स्ट लाइन। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में, नेक्स्ट लाइन आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे कर दिया है एंटर ब्रांड नेम, और मैंने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लिख दिया, ब्रांड के अंदर मैंने यहाँ पे ब्रांड का नेम गेट कर लिया। राइट, अब इसके अलावा अपन और क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक है, और मैंने लिखा है यहाँ पर OBJ1 इक्वल्स टू, मैंने लिखा है न्यू, मैंने लिखा है यहाँ पर प्रोडक्ट। राइट, मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, तो मुझे PID लिखना है, तो PID के केस में अपने काम करते हैं, यहाँ पर मैं इसको मेंशन कर देता हूँ क्या, स्ट्रिंग, ये प्रोडक्ट की ID लिखना है ना, तो ज़रूरी नहीं न्यूमेरिक की फॉर्म में हो, मैंने लिख दिया यहाँ पे PROD है ना, और अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, या मैंने लिखा PROD प्रोडक्ट, मैंने लिख दिया यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया। प्रोडक्ट के नेम के बाद में उसकी प्राइस लिखना है, तो प्राइस में मैंने लिख दिया यहाँ पर 890.34। ठीक है, और उसके बाद में फिर क्या करना है, तो बस ये मैंने दो चीज़ें लिखी हैं यहाँ पर, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया। यहाँ पर आकर मैंने कर दिया OBJ2, यहाँ आकर अपन कितना कर देंगे, अपन कर देंगे 2 2 3 4, यहाँ पर अपन कितना कर देंगे 1 2 9 0 9 2। ठीक है, ये मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब इसके बाद में क्या होगा, तो अगर आपने ऐसा लिखा है तो उसके इसमें आपको क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। अब ये है क्या, अभी ये आपने क्या बनाया है यहाँ पे, तो अभी आपने बनाया है यहाँ पर स्टैटिक डेटा मेंबर। राइट, यहाँ पर अभी आपने ये क्या बनाया है, तो यहाँ पर आपने बनाया है स्टैटिक मेंबर फंक्शन। अब आप जो बनाने वाले हो वो क्या बना रहे हो यहाँ पर, तो आप बना रहे हो यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और यहाँ आने के बाद में आप क्या करोगे, तो यहाँ आने के बाद में आप सिंपली लिखोगे क्या, तो आप लिखोगे यहाँ पे PRODUCT प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के केस में आप क्या करोगे, तो प्रोडक्ट के केस में आप सिंपली लिखोगे यहाँ पे स्ट्रिंग PID, और यहाँ पर आप क्या लिख लोगे, आप यहाँ पे लिखोगे डबल, और डबल में आप क्या लिख लोगे, यहाँ पर डबल में आप लिखोगे यहाँ पे प्राइस। इसमें कोई दिक्कत। अब इसके बाद में अब आप करेंगे क्या, तो आप यहाँ पर तो आ गए, यहाँ पर आकर आप लिखोगे दिस डॉट PID इक्वल्स टू PID, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, दिस डॉट प्राइस इक्वल्स टू प्राइस। क्लियर है यहाँ तक। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अब इसके अलावा अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो अब ये तो मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना था, तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले है ना यूजर से ब्रांड का नेम भी गेट करना था। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा प्रोडक्ट डॉट, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, गेट ब्रांड नेम। ठीक है, डायरेक्टली क्लास के नाम से मैंने उस मेथड को कॉल कर दिया। और अब फाइनली आप करेंगे क्या यहाँ पर आकर, तो आप यहाँ पर आकर लिखेंगे OBJ1 डॉट, मैंने लिखा यहाँ पे डिस्प्ले डेटा, OBJ2 डॉट डिस्प्ले डेटा। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आकर अपन क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है सिंपली क्या, फॉर
डिस्प्लेइंग डेटा। अपन यहाँ पर आकर क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है सिंपली डिस्प्ले डेटा लिखा है। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है वॉइड डिस्प्ले डेटा, है ना। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, डिस्प्ले डेटा। अब यहाँ पर अगर आप क्या करोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और प्रिंट एलन में आप क्या करोगे यहाँ पर, तो प्रिंट एलन में यहाँ पर आने के बाद में अगर अपन बात करें तो अब यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आकर लिखोगे आप PRODUCT प्रोडक्ट ID। यहाँ पर आकर आपने प्लस कर दिया, आपने लिख दिया सिंपली क्या, PID। तो उसके बाद में अब आप क्या करोगे, आपने से कॉपी किया, पेस्ट और पेस्ट किया। अब यहाँ पर आकर क्या करोगे, तो आप यहाँ पर लिखोगे प्राइस, और यहाँ पर आकर आप क्या लिखोगे, ब्रांड नेम। ठीक है क्या, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा ठीक, यहाँ पर आपने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, आपने इसको सेव किया, आपने इसको अब आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे रन कर देखोगे। तो चलते अपन यहाँ पर हमने करा क्या है, इनिशियली जैसे ही आपको मेन मेथड के अंदर एंट्री मिलेगी तो आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट गेट ब्रांड नेम, है ना, इस मेथड को आप कॉल कर दोगे। ये मेथड जैसे ही कॉल होगी तो उसके इसमें क्या होगा, आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर आपको क्या मिल जाएगा, वॉइड गेट ब्रांड नेम। यहाँ पर आपने स्टैटिक लिखा है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर इस मेथड को कॉल करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, है ना। यहाँ पर आपने यूजर से ब्रांड का नेम गेट कर लिया। अब एक चीज ये भी याद रखना कि यहाँ पर आप स्ट्रिंग मत लिख देना ब्रांड के आगे, क्योंकि आपने इसको ऑलरेडी यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। अगर इसके अंदर आप यहाँ पर स्ट्रिंग लिख देते हो तो उसके इसमें फिर यहाँ पर वो नल वैल्यू को सेट कर देगा, है ना। फिर उसके बाद में आपने क्या करा है यहाँ पर, तो उसके बाद में फिर आपने यहाँ पर जो दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्या कॉल हुए हैं, आपके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वैल्यू ऊपर जाकर क्या हुई है, इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की हेल्प से सेट हुई है। और उसके बाद में फाइनली आपने क्या करा है, उन ऑब्जेक्ट से आपने डिस्प्ले डेटा नाम की मेथड को कॉल किया है। ये डिस्प्ले डेटा नाम की मेथड आपको यहाँ पर देकर रखी हुई है। ये डिस्प्ले डेटा नाम की मेथड से आपका डेटा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैंने कमेंटिंग लिखी है ना, ये जो मैंने कमेंट लिखे हुए हैं ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये लिखने से ये होगा कि आपको भी समझ में आएगा कि आप लिख क्या रहे हो, और फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से भी देखा जाए तो इन फ्यूचर पे आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा हाँ ये फंक्शन मैंने इसलिए बनाया था, ये फंक्शन ये है, इस फंक्शन को ये बोलते हैं। और आपके कोड को भी कोई और देखेगा, कोई और रिव्यू करेगा तो उसमें कोई चांसेस नहीं है एरर फाइंड आउट करने के, ठीक है। प्रॉपर इंडेंटेशन के साथ में आपको लिखना है। इंडेंटेशन बोले तो आप देखो यहाँ पर, जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर मैंने क्लास का नाम लिखा, राइट। क्लास के नाम के बाद में नेक्स्ट लाइन में देखो मैंने एक टैब दिया यहाँ पर, और उस टैब के बाद में मैंने यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक चालू किया, और इसके अंदर फिर से एक और टैब दिया, और उसके बाद में मैंने ये प्रोडक्ट लिखना चालू करा, ताकि आपको एक हायरार्की समझ में आ जाए किसके अंदर क्या है और किसके अंदर क्या है। ये अगर सब आप एक साथ ही लिख दोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि किसके अंदर क्या था, कब कौन क्या ओपन हुआ है और कब कौन क्या क्लोज हुआ है। जब भी आप कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे हाथों हाथ वहां पर आप क्लोज भी करते जाएंगे, अदरवाइज आप ऐसा सोचे कि सब पहले सब खोल लिए और बाद में आप जब क्लोज करोगे तब डेफिनेटली आप उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, कंफ्यूजन होगा और एरर डेफिनेटली आएगी ही सही, क्योंकि किसका स्कोप कहाँ पे था ये आपको कोड लिखने के बाद में बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। क्लियर है, अपन इसको चलाकर देखते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये आपने यहाँ पर कोड लिखा है, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करके अपन यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है स्टैटिक 5, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अपन इसे रन करेंगे। आप देखो एंटर ब्रांड नेम, ठीक है। तो ब्रांड नेम में अपन क्या लिखे यहाँ पर, तो ब्रांड का नेम बताओ, क्या, नेस्ले, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए, ये प्रोडक्ट आईडी, प्राइस, प्रोडक्ट ब्रांड नेम, प्रोडक्ट आईडी, प्राइस और प्रोडक्ट ब्रांड नेम। समझ में आया क्या यहाँ तक? वो एक ही वन टाइम ही मेमोरी एलोकेट कर रहा है ना। तो आपने जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किए होंगे तो उन सब में सेट हो गया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सभी को समझ में आया, ठीक है। अब अगर अपन बात करें, ये तो चलो ठीक है, ऐसा कुछ कंसेप्ट हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है ना, और ये कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के बाद में ऐसी कुछ फंक्शनलिटी आपने यहाँ पर देखी। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? सभी को क्लियर है? अब ये स्टैटिक का था, जिसमें स्टैटिक ब्लॉक बता चुका हूँ, स्टैटिक वेरिएबल बता चुका हूँ, है ना, स्टैटिक मेंबर फंक्शन बता चुका हूँ। लेकिन स्टैटिक क्लास जब आप नेस्टेड क्लास पढ़ोगे तब बताऊंगा, क्योंकि वो स्टैटिक क्लास ही अपने आप में बड़ा कंसेप्ट है।
तो फिर वो सिर्फ स्टैटिक क्लास के लिए मैं उतना बताऊंगा और फिर बाद में वापस से बताऊंगा तो वो गड़बड़ हो जाएगी, राइट। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब अगर अपन बात करें इसके बाद में फिर क्या आता है आपके पास में, तो अब ठीक है ये कंसेप्ट में यहाँ पे स्टैटिक का पूरा होता है, लेकिन इसी के बाद में जो आपने एग्जाम्पल अभी फ्रेम किया है उसमें आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि यहाँ पर आपने एक क्लास क्रिएट करी है प्रोडक्ट नाम से, और प्रोडक्ट नाम से क्लास क्रिएट करने के बाद में आपने उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। अब आपने उसके अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, अब ऐसे मुझे अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना है तो फिर मैं कैसे क्या क्रिएट करूंगा, पहली चीज। और अगर मुझे यहाँ पे यूजर से वैल्यू गेट करना है, जैसे अभी मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर ये दो वैल्यूज को डायरेक्टली सेट कर दिया, ये दो वैल्यूज को मैंने यहाँ पे डायरेक्टली सेट कर दिया, राइट। अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये जो वैल्यू आपने डायरेक्टली सेट करी है हमें यहाँ पर ये यूजर से गेट करना है, यूजर से गेट करना है। अब यूजर से गेट करना है तो यूजर से कैसे गेट करोगे, ठीक है, तो वो तो वन टाइम आपने गेट कर लिया। अब उसके बाद में सेकंड टाइम अब आप कैसे गेट करोगे दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए, वन टाइम स्कैनर लगाकर आपने प्रोडक्ट आईडी और प्राइस गेट कर ली, आपको अब दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू गेट करना है। लूप कैसे लगाओगे, नहीं तो इसको डायनेमिक कैसे करोगे। चलो ठीक है, मैंने बोला कि मैं 5 ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, तो रन टाइम पर वो 5 ऑब्जेक्ट बनाओगे कैसे, न्यू प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट ऐसे 5 बार लिखोगे कैसे। क्वेश्चन समझ में आया ना। मेरा ये कंसर्न है कि जो मैंने अभी यहाँ पर आपको एग्जांपल बताया, इसमें अब आपका एक क्वेश्चन ये होता है कि सर जैसा आपने अभी यहाँ पे ब्रांड नेम यूजर से गेट किया है, हमको ये भी यूजर से गेट करना है। तो ठीक है, आप एक ऑब्जेक्ट के लिए तो गेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बचे हुए ऑब्जेक्ट के लिए कैसे गेट करोगे। पहला पॉइंट, आपने अगर एक वन टाइम अगर स्कैनर एससी इक्वल्स को लिख कर यहाँ पर आपने प्रोडक्ट आईडी और प्राइस गेट कर ली तो चलो ठीक है एक बार तो हो गया, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए करना है तो फिर आप बोलेंगे कि एक बार फिर से गेट कर लो। अब फिर से गेट करोगे तो ये तो स्टैटिक हो गया कि दो ऑब्जेक्ट के लिए आपने 2 बार वैल्यू गेट करी। ज्यादा से ज्यादा फिर अब आप एक काम ये कर सकते हो कि कैसे कंस्ट्रक्टर तो एक ही बार कॉल होगा, आप उसके अंदर कितनी बार वैल्यू गेट करोगे, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। हाँ तो वो तो फिक्स हो जाएगा ना। आपने इस प्रोग्राम में अगर यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट बनाए तो वो 2 बार फिक्स हो गया। अब 2 बार वैल्यू कैसे गेट करोगे, 2 बार वैल्यू गेट करना है तो आप कंस्ट्रक्टर में जाओगे उसके अंदर वैल्यू गेट कर लोगे, ये फिक्स हो गया। जब दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा मतलब यहाँ पर आपने जो लिख के रखा होगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और वहां पर वैसा हो जाएगा, वैसे ही होगा ना। या आपने यहाँ पर क्या बोला, आपने यहाँ पे बोला कि यार यहाँ पे मैं पैरामीटर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से ये होगा कि जब वो कॉल होगा तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने वैल्यू गेट कर ली, दूसरा ऑब्जेक्ट आपने बनाया तो फिर वैल्यू गेट कर ली, तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया तो फिर आपने वैल्यू गेट कर ली, ऐसा हो जाएगा। लेकिन अब उस केस में ये जो एग्जाम्पल जाएगा वो तो आपका एज ए स्टैटिक जाएगा। स्टैटिक जाएगा मतलब आपके ऑब्जेक्ट कितने बन रहे हैं, यहाँ पर आपको पहले से ही ऑब्जेक्ट बनाकर रखना पड़ेंगे। तो मेरे को अगर 5 ऑब्जेक्ट चाहिए तो 5, 10 ऑब्जेक्ट चाहिए तो 10, 15 ऑब्जेक्ट चाहिए तो 15। लेकिन अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं रन टाइम पर ऑब्जेक्ट भी डिफाइन करूँ। हो सकता है ना रन टाइम पे मेरे पास में 1 प्रोडक्ट आ रहा है, 2 प्रोडक्ट आ रहा है, 10 प्रोडक्ट आ रहे हैं, और अगर 10 प्रोडक्ट आ रहे हैं रन टाइम पर तो 10 उस टाइम पर मेरे को 10 बार यूजर से वैल्यू गेट करने की जरूरत पड़े, ऐसा भी हो सकता है ना। तो फिर आप उस केस में आप क्या करोगे, तो उस केस में यहाँ पर आपके पास में जो नया कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आता है वो कंसेप्ट है आपके एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का। वो कंसेप्ट क्या होता है आपका, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का। अब ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट होता है क्या है, तो ध्यान से देखना। अगर अपन बात करें जैसे कि आपको ये एग्जांपल दिख रहा है ना, तो अपन इसको फ्रेम करते हैं और मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर मैंने लिखा क्या, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए, या फिर अपन एक काम करते इसका नाम थोड़ा सा चेंज करते, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा यार। मैंने लिखा एरे डेमो 1, ठीक है। मैंने लिखा एरे डेमो 1, राइट। अपन अब यहाँ पर आए, ध्यान से देखना अपन करेंगे क्या। तो मैंने सबसे पहले आके तो यहाँ पे नाम में क्या लिखा है, एरे डेमो 1, राइट। अब यहाँ पर ये जो ये ब्रांड नेम दे के रखा हुआ है, तो इस ब्रांड नेम को अपन एक काम करते हैं,
यहाँ पर ये जो ब्रांड नेम देकर रखा हुआ है, इस ब्रांड नेम को अपन हटा दे या फिर यूजर से गेट करें, हटा देते हैं इसको। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट की आईडी और प्राइस ही रखा है ना। अपन अभी यहाँ पे इससे कुछ भी काम नहीं कर रहे। ठीक है, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, राइट। अब मैंने बोला कि अब मैं यहाँ पर आया, अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर सिंपली किसका कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का। तो मैंने क्या करा यहाँ पे, मैंने लिखा है प्रोडक्ट। अभी अब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में भी मैं स्टैटिक बता रहा हूँ, है ना, फिर उसके बाद में इसको भी डायनेमिक करके बताऊंगा। तो मैंने लिखा है यहाँ पे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की केस में अपन क्या लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर PRODUCT प्रोडक्ट, है ना, इक्वल्स टू, मैंने लिखा है यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट। मैंने ऐसा लिखा, तो ये तो प्रोडक्ट का एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट, मैंने लगाया स्क्वायर ब्रैकेट, और अब यहाँ पर आकर मैं क्या लिखूंगा, न्यू प्रोडक्ट और स्क्वायर ब्रैकेट। मेरे को क्या बनाना है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब एरे बनाना है किसका, ऑब्जेक्ट का। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट। और अब अगर अपन बात करें अब क्या, तो मैंने बोला कि अभी मेरे पास में 2 ऑब्जेक्ट आएंगे। क्लियर है यहाँ तक, ये समझ में आया। अब ये जो मैंने लिखा है ये क्या है, ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कंसीडर होगा क्या, होगा कंसीडर। ठीक है, तो अगर अपन बात करें तो ये भी आपका एरे ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ आपका रेफरेंस एरे, ये आपका एरे ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ आपका रेफरेंस एरे है ना। अब कैसे, इस बात को अपन कैसे प्रूव करेंगे, है ना। अब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, एरे होगा किसका, ऑब्जेक्ट का, एरे होगा आपका ऑब्जेक्ट का। लेकिन यहाँ पर आपने जो भी बनाया है तो उस केस में हो क्या रहा है, तो उस केस में आप एक चीज ये देखोगे यहाँ पे ध्यान से, अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा पेंट। अब देखो अगर मैं बात करता हूँ इंटीजर एरे की, तो इंटीजर एरे के केस में आप क्या बोलोगे, तो मैंने बोला यहाँ पर अपन आए, यहाँ पर आने के बाद मैंने बोला 1 2 3 4 और 5, तो ये क्या कंसिडर होगा आपका, ये कंसिडर होगा आपका इंटीजर एरे, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इंटीजर वैल्यू। फिर मैंने बोला अब इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर मैंने बोला कि अब यहाँ पर मुझे स्ट्रिंग एरे चाहिए, स्ट्रिंग एरे चाहिए, तो अब क्या होगा यहाँ पर, तो स्ट्रिंग एरे में मैंने लिख दिया यहाँ पर ABCPQRLMNXYZ, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, आपका स्ट्रिंग एरे, राइट। अब लेकिन मैंने बोला कि अब मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाना है। तो अब जैसे कि आपने देखा होगा कि एक ऑब्जेक्ट का डिफॉल्ट स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट का डिफॉल्ट स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, नहीं याद हो तो मैंने आपको वो दिस कीवर्ड वाले के केस में जब मैंने दिस को प्रिंट कर बताया था कि फॉर एग्जांपल अगर कोई क्लास स्टूडेंट नाम की है, तो उस केस में जब आपने वो दिस को प्रिंट करवाया था या ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाया था, तो उसने ऐसा लिख के दिया था ना, स्टूडेंट, है ना, @ फिर यहाँ पे लिखाया था 1 2 ABC7, ये ऐसा कुछ लिखा हुआ आया था। ये जो लिखा हुआ आया था ये क्या कहलाता है, डिफॉल्ट स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अभी जो आपने वो प्रोडक्ट नाम का जो एरे बनाया है उसके अंदर क्या आ रहा है, तो अभी जो आपने बनाया है उसके अंदर वहां पे सिर्फ नल और नल आ रहा है। That's why that array is considered as an reference array, क्योंकि अब नल आ रहा है तो नल कैसे, तो जैसे इसको भी एक एग्जांपल से समझना, या फिर आप ऐसा बोलो कि आपने पढ़ा हुआ है, आपने डेटा टाइप्स पढ़े थे, डेटा टाइप्स में प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़े थे। प्रिमिटिव डेटा टाइप के केस में इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर पढ़ा था, और नॉन प्रिमिटिव में रेफरेंस टाइप, एरे पढ़ा था, स्ट्रिंग पढ़ा था, क्लास, इंटरफेस, ये देखा था। आपने अगर स्ट्रिंग को प्रिंट करवाया हो तो स्ट्रिंग की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नल होती है, क्योंकि वो रेफरेंस टाइप होता है। तो सिमिलरली अगर किसी क्लास के अगर ऑब्जेक्ट को भी अगर आप प्रिंट करवा रहे हो तो वो नल दे रहा है आपको वहां पर, है ना, वहां पर वो क्या दे रहा है आपको, नल दे रहा है ना। ऑब्जेक्ट के अंदर भी अगर आप प्रिंट करवाओगे, है ना, कि यहाँ पर ये क्या है आपका, तो ये पी वो प्रोडक्ट ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 1 है ना। अभी इसके अंदर कुछ है क्या, अभी इसके अंदर कुछ नहीं है। अगर इसके अंदर अभी कुछ नहीं है क्योंकि वहां पर आपने क्या बनाया है, न्यू प्रोडक्ट, है ना, आपने क्या लिखा है वहां पे, आपने लिखा है वहां पे न्यू, और न्यू के बाद में आपने क्या लिखा है वहां पर, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के बाद में आपने क्या लगा दिया है, स्क्वायर ब्रैकेट्स।
तो आप वहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाओगे उस प्रोडक्ट का और उसके अंदर कितना असाइन करोगे, 2 ब्लॉक असाइन करोगे। तब उसके अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे रेफरेंस टैग क्या होगा, नल। क्लियर है क्या, यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ पर तो उसके अंदर क्या आ गया है, बाय डिफॉल्ट नल आ गया, क्योंकि नल कैसे, जो आपने स्ट्रिंग देखा था तो स्ट्रिंग में भी तो ऐसे ही करते थे, स्ट्रिंग का जो भी एरे बनेगा या स्ट्रिंग की वैल्यू भी रहेगी तो वो नल ही जाती है ना बाय डिफॉल्ट, ठीक है, क्योंकि वो भी क्या होती है, क्लास होती है। तो यहाँ पर क्या आ गया, बाय डिफॉल्ट नल आ गया। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि इसके अंदर अगर मेरे पास में ऑब्जेक्ट है तो कैसा दिखेगा, तो अब डिपेंड करेगा कि आपके पास में कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है। मैंने बोला वो जो प्रोडक्ट नाम की क्लास है उसी का अगर ऑब्जेक्ट हुआ तो आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा, कैसा, प्रोडक्ट @12a76 है ना, प्रोडक्ट @13 है ना 7ab, कुछ इस टाइप से आपको दिखना चाहिए। तो अगर ऐसा दिखेगा तो वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कंसिडर होगा। तो अभी अगर इनिशियली अपन देखें कि अभी आपको क्या दिखेगा या कैसे क्या आएगा वहां पर, तो ध्यान से देखना। मैंने क्या करा है यहाँ पर, मैंने इन सारी चीजों को तो अभी क्या कर दिया, कमेंट आउट कर दिया। और अभी ये जितना लिखा हुआ है, अभी ऊपर का कोड भी कुछ नहीं चलेगा क्योंकि अपन ने कनेक्टिविटी उसकी ब्रेक कर दी। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है, system.out.println। यूं अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हो प्रिंट करवाओगे तो उसका क्या प्रिंट कर दे देगा, डिफॉल्ट स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन प्रिंट कर दे देगा, है ना। और अभी आपने यहाँ पे क्या करा है, तो आपने यहाँ पर उस स्पेसिफिक क्लास, है ना, क्लास का आपने क्या बनाया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया। मतलब आपने ये बोला है कि मेरे को एरे बनाना है किसका, ऑब्जेक्ट्स का। तो आपने यहाँ पे क्या करा है, प्रोडक्ट नाम की क्लास का एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया है और उसके अंदर अभी आपके पास में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया है। और ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या कंसिडर होगा, वहां पर वो नल कंसिडर होता है। तो मैं जैसे इंटीजर वैल्यू नहीं होती है तो 0 आ जाता है, वैसे ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वहां पे नल आ जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसके लिए कंस्ट्रक्टर की जरूरत रहती है, जो डिक्लेयर करा है इसमें कंस्ट्रक्टर तो ही नहीं, बड़े ब्रैकेट वाला यहाँ पर कंस्ट्रक्टर तो ही नहीं, तो ये तो आपने सिर्फ एक एरे बनाया है ना। बट अगर आप इंटीजर की बात करो, इंटीजर अगर एरे बनाते हो तो इंटीजर एरे में भी आप क्या लिखते हो, इंट ARR स्क्वायर ब्रैकेट्स इक्वल्स टू न्यू इंट और स्क्वायर ब्रैकेट्स। और उसको अगर आप प्रिंट करवाते हो तो वो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू तो दे देता है ना, बाय डिफॉल्ट वैल्यू को प्रिंट कर देता है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट कर देता है तो सिमिलरली ऑब्जेक्ट की केस में बाय डिफॉल्ट वैल्यू को नल प्रिंट करता है। तो इनिशियलाइजेशन तो हो ही रहा है ना, वो डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट है तो नल आ जाएगा, ठीक है। अपन यहाँ पर आए और यहाँ अगर आप ध्यान से देखना, मैंने किसको प्रिंट करवाया, तो मैंने प्रिंट करवाया यहाँ पे प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट ऑफ किसको प्रिंट करवा रहा हूँ, 0 प्लस प्लस बैकवर्ड स्लैश टी, और मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट ऑफ मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर 1। कोई दिक्कत। अपन अब यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद मैंने इसे क्या किया है, स्क्रीन को क्लियर किया। यहाँ पर आकर अपन क्या लिखेंगे अब, तो मैंने लिखा है एरे डेमो 1 आई थिंक, राइट। सक्सेसफुली कंपाइल होगा, अपन इसको यहाँ पे रन करेंगे। रन करने पर अब आप देखोगे क्या मिलेगा, नल और नल। क्लियर है। लेकिन अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे को तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाना है, तो अभी इस सिचुएशन में वो क्या है, यहाँ पे रेफरेंस एरे है। अभी इस सिचुएशन में क्या है, यहाँ पर मैंने ऐसा लिख दिया है ना, है ना। अभी इस सिचुएशन में क्या है, वो रेफरेंस एरे। अब अगर मैं बात करूं अब क्या, तो अपन आते हैं अब यहाँ पे, ठीक है। यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है PRODUCT प्रोडक्ट, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ मैंने क्या लिखा है यहाँ पे 0, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट ऑफ, क्योंकि ऐसे ही होगा ना, प्रोडक्ट ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 1, और इसमें मैंने क्या कर दिया है, न्यू प्रोडक्ट, और मैंने यहाँ पर ये ऐसा लिख दिया, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, ऐसा कुछ लिख दिया। अगर ऐसा मैंने लिख दिया है मैं इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी करके अपन यहाँ पर आए, मैंने इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद आप क्या करेंगे अपन यहाँ पे, तो मैंने अब यहाँ पे लिखा है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है अगर आप उस केस में आपको कैसा दिखेगा, तो आपने इसे कंपाइल किया, कंपाइल करके आपने इसको यहाँ पे रन किया, तो अब देखो ये दिखा ऐसा, है ना। ऐसे ही बताया था ना मैंने, ये ऐसा दिखेगा, ये प्रोडक्ट @ ऐसा पहले नल नल दिख रहा था, फिर अगर ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो ये ऐसा ऐसा दिखेगा।
यहाँ पर आप देखो ना, वैसे तो दिख रहा है, पहले नल नल दिख रहा था रेफरेंस एरे, और जब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट एट द रेट आ जाएगा। क्लियर है क्या? और अब अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है, तो अपन यहाँ है ना, यहाँ पर आपने क्या किया है, तो यहाँ आने के बाद में ठीक है, ये आपने ऐसा कुछ लिखा। अब ऐसा लिखने के बाद में क्या होगा, तो वैल्यूज तो ऊपर जाके सेट हो जाएगी ना। यहाँ पर आपने ये इसको जब कॉल किया है, तो वैल्यूज तो ऊपर जाकर आपकी क्या हो गई, यहाँ पर सेट हो गई है। अब आपको बस डेटा को डिस्प्ले करवाना है। अब डिस्प्ले करवाने के दो तरीके है ना। अब क्या, तो एक तरीका तो आपका ये हो जाएगा कि अब आप यहाँ पे कैसे कॉल करोगे उसको, आप लिखोगे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 1। ठीक है, आपने यहाँ पर आकर क्या किया, इसको कॉल किया। ठीक है, तो आपको ये ऐसा कुछ मिल जाएगा ना, प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट प्राइस। या फिर दूसरा तरीका, तो दूसरा तरीका अगर आपको देखना है तो यहाँ पर एक तरीका आपके पास में ये भी है कि आपने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ा है ना, सॉरी आपने फॉर ईच लूप पढ़ा है ना। फॉर ईच लूप के केस में आप क्या कर सकते हो, आपने लिखा फॉर, आपने यहाँ पे क्या लिख लिया है, आपने यहाँ पे लिख लिया है PRODUCT प्रोडक्ट, और यहाँ पर अब आप क्या बोलोगे, अब यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, तो यहाँ पर आपको मिलेगा PRO है ना, प्रो ऑब्जेक्ट, मैंने ऐसा लिख दिया, प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट मिलेगा। इस प्रोडक्ट के अंदर क्या आएगा, इस प्रोडक्ट के अंदर क्या है, इस प्रोडक्ट के अंदर वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, वो प्रोडक्ट एरे लगा हुआ है ना, तो इसमें से एक एक ऑब्जेक्ट निकल के उस प्रो ऑब्जेक्ट में जाएगा, और आप क्या करवा लोगे, इसके अंदर से प्रो ऑब्जेक्ट से इसको कॉल करवा लोगे, डिस्प्ले डेटा को आप कॉल करवा लोगे। अब यहाँ पर आए, आपने कंपाइल किया, आपने इसको रन किया। क्लियर है? तो सबको समझ में आया क्या? अब इसी को मैंने बोला था कि मेरे को जनरलाइज बनाना है। अब इसी को मैंने बोला था कि अगर मुझे इसको जनरलाइज बनाना है तो फिर अपन अब करेंगे क्या, हाँ वही फंक्शन बना के अपन उसको क्या कर लेंगे, यहाँ से कॉल कर लेंगे। ठीक है, तब क्या और कैसे, तब वो देखना है यहाँ पे ध्यान से। ये तो सभी को समझ में आया, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे सेव एज किया, सेव एज करके एक सेकेंड, यहाँ पर अपन इसको चेंज करते हैं, प्रोग्राम ट्रेन द कंसेप्ट ऑफ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अपन अब यहाँ पर आ गए, अब ध्यान से देखना है यहाँ पर अपन करेंगे क्या, तो मैंने बोला मेरे को इसको जनरलाइज बनाना है, तो जनरलाइज बनाने के लिए मैं करूँगा क्या, तो सबसे पहले तो अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सिस्टम डॉट इन। यहाँ पर अगर आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या जगह पे प्रिंट एलएन, और प्रिंट एलएन में आप क्या बोलोगे यहाँ पर, तो आप समझ बोलोगे एंटर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, आपको यूजर से नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स गेट करना रहेंगे ना। आप यहाँ पे क्या करोगे, इंट, आपने यहाँ पे कितना लिख लिया है, नम इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे SC डॉट नेक्स्ट, आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है इंट। कोई दिक्कत, यहाँ पर आपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यूजर से गेट कर लिए। नंबर ऑफ प्रोडक्ट गेट करने के बाद में आप क्या करोगे, तो यहाँ पे 2 की जगह आप क्या लिख दोगे, तो आप नम लिख दोगे। अब आपने रन टाइम पे 5 लिखा तो 5, 10 लिखा तो 10, 15 लिखा तो 15। अब उसके बाद में आपको यूजर से वैल्यू गेट करना है ना, तब ये रेफरेंस एरे तो समझ में आ गया ना क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इसको हटा दूं क्या यहाँ से, ठीक है मैंने इसको भी हटा दिया, इसको भी मैंने हटा दिया। अपन अब यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मुझे क्या करना रहेगा, तो अपन एक काम करते, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा फॉर में मैं क्या करूंगा, इंट I इक्वल्स टू 0 से कहाँ तक जाएंगे, तो I इज लेस देन, अपन कहाँ तक जाएंगे, अपन लिख सकते हैं सब प्रोडक्ट डॉट लेंथ। ठीक है, हर बार अपन क्या कर देंगे I को प्लस प्लस। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर मैंने क्या करा, मैंने लिखा प्रोडक्ट ऑफ, अपन क्या कर देंगे यहाँ पर I डॉट, अपन क्या कर लेंगे यहाँ पे गेट डेटा नाम की मेथड को मैं कॉल कर लूंगा। इसको हटा दूंगा यहाँ से, इसको भी अपन हटा देते हैं यहाँ से। मैंने यहाँ पे क्या करा, प्रोडक्ट ऑफ I डॉट गेट डेटा। अब गेट डेटा मैंने लिखा, तो अपन ये डिस्प्ले डेटा तो यहाँ पर लिख ही रहे, अब गेट डेटा अपन और बना लेते हैं। अब ये अपने को लिखने की जरूरत है होगी क्या, नहीं, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की तो कोई जरूरत ही नहीं है ना। तो मैं यहाँ पर आ गया, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर गेट डेटा फ्रॉम यूजर। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ अगर अपन ने क्या लिखा है, तो अपन ने लिखा है यहाँ पर गेट डेटा।
मैंने लिखा है void get data। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आकर अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पर आकर मुझे फिर से क्या लिखना रहेगा, स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पर मुझे क्या लिखना रहेगा, तो मुझे लिखना रहेगा सिस्टम डॉट इन। यहाँ पर आकर आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एंटर, क्या लिखोगे यहाँ पे, प्रोडक्ट आईडी। यहाँ पर आकर आप क्या करोगे, तो ऊपर आपने लिखा हुआ है स्ट्रिंग, तो यहाँ पर आप लिखोगे ऐसा SC डॉट नेक्स्ट लाइन, और फिर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके आपने इसको पेस्ट किया। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, एंटर प्रोडक्ट प्राइस, और यहाँ पर आकर आप क्या करोगे, तो आप लिखोगे यहाँ पे DOUBLE डबल, और यहाँ पर आकर आपने क्या कर दिया है, PRIC प्राइस। यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक समझ में आया, सब कुछ सही है, चला कर देखें, पक्का सही है। ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया। यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, मैंने लिखा एरे डेमो 2, ठीक है, सब कुछ सही है, पूछ रहा हूँ, ठीक है। मैंने एंटर किया, एंटर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैंने कितना लिखा है यहाँ पर 2, ठीक है, सब कुछ सही है, मैंने एंटर किया। एक्सेप्शन इन थ्रेड मीन जावा डॉट लैंड डॉट नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अब ये क्या हो गया, तब ध्यान से समझना, इसका सॉल्यूशन तुमको पता है, एरर कहाँ आई है, क्यों आई है, ये भी तुमको पता है, तुमने सिर्फ कंसंट्रेशन से देखा नहीं कि हो गया रहा है। अब आप यहाँ पर आओ, इसके पहले वाले एग्जांपल में आपने यहाँ पर नोटिस किया था कि जब हमने ये ऐसा लिखा था, है ना, जब हमने ये लाइन लिखी थी, तो इसमें जो प्रोडक्ट 0 था, तो उस प्रोडक्ट 0 पे क्या प्रिंट हो रहा था, नल। अब आप यहाँ पर आओ, यहाँ आने के बाद में आपने ये वाली लाइन तो लिखी, तो इससे आपका प्रोडक्ट 0, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 तो बना है ना। अब आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आपने लिखा है प्रोडक्ट ऑफ आई, बोले तो प्रोडक्ट ऑफ 0, तो अभी प्रोडक्ट ऑफ 0 में क्या है, और नल से कोई मेथड को कॉल करोगे तो कॉल होती है क्या, नहीं होगा। तो फिर अब उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, तो उस केस में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ आई इक्वल्स टू न्यू प्रोडक्ट। अब इससे जब न्यू प्रोडक्ट आप लिखोगे, तो उसके अंदर अभी क्या था, अभी वहां पे जब आपने लिखा और मेथड को कॉल किया, तो उसके अंदर था नल, तुमने कॉल करा तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया। लेकिन अब जब आपने लिख दिया है न्यू प्रोडक्ट, तो उसके अंदर क्या आ गया है, ऑब्जेक्ट, और अब जब ऑब्जेक्ट आ गया है, तो ऑब्जेक्ट से ही तो मेथड की कॉलिंग होती है। तो अब जब आप उसको कॉल करोगे, अब जब आप इसको कॉल करोगे प्रोडक्ट ऑफ आई डॉट गेट डेटा, तो ऑब्जेक्ट आ गया है, उस ऑब्जेक्ट से वहां पर उस मेथड की कॉलिंग हो जाएगी। आई की वैल्यू जब क्या होगी 1, तो दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा, तो दूसरा ऑब्जेक्ट से मेथड की कॉलिंग हो जाएगी। तीसरा ऑब्जेक्ट आएगा, तो तीसरा ऑब्जेक्ट से मेथड की कॉलिंग हो जाएगी। समझ में आया। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हर एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में इसकी प्रोडक्ट आईडी और इसकी प्राइस अलग होगी, इसके रिस्पेक्ट में इसकी प्रोडक्ट आईडी और इसकी प्राइस अलग होगी। क्योंकि ये तो होता ही है ना, हर एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में डेटा मेंबर तो अलग अलग ही एलोकेट होते हैं ना। तो अपन आते हैं अब यहाँ पर, यहाँ आकर अब आपने इसको सेव किया, सेव करके अब आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने स्क्रीन को क्लियर किया, आपने फिर से इसको कंपाइल किया, सक्सेसफुली ये कंपाइल होगा। अपन इसको रन करते हैं, यहाँ पर एंटर नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैंने लिखा 2, एंटर प्रोडक्ट आईडी मैंने लिखा यहाँ पर क्या, मैंने लिखा यहाँ पे PRO 123, ठीक है 001, एंटर प्रोडक्ट प्राइस मैंने लिख दिया यहाँ पे 567.78, एंटर प्रोडक्ट आईडी मैंने लिखा PROD, ठीक है, और मैंने लिखा 123, मैंने लिखा 002, ठीक है, एंटर प्राइस मैंने लिखा 200.00। अब देखो प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट प्राइस। तो वैसे में आप जितने ऊपर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लिखोगे, उतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स नीचे आपके आ जाएंगे। क्लियर है क्या यहाँ तक। ये कंसेप्ट यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखकर रखा हुआ है। ये सब हुआ, ये पूरा एनकैप्सुलेशन कंप्लीट नहीं, अभी अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो
इनकैप्सुलेशन के केस में तो आप ऐसा बोलते हो ना, रैपिंग अप ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इनटू सिंगल यूनिट, है ना। और फॉर अचीविंग इनकैप्सुलेशन इन मोर एफिशिएंट मैनर वी नीड टू मेक अवर डेटा मेंबर्स एज अ प्राइवेट एंड मेंबर फंक्शन एज अ पब्लिक। तो अभी मैंने वो वाला कंसेप्ट तो बताया ही नहीं, अभी तो अपन सब क्लास और उस पे चल रहा है। इसमें ऐसा है सर कि जो हमने डेटा मेंबर बनाए बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही रहते हैं। नहीं, अभी आपने ये जो डेटा मेंबर लिखे हैं ये पीआईडी और प्राइस, ये बाय डिफॉल्ट अभी डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट बोले तो पैकेज प्राइवेट है, पैकेज प्राइवेट ये डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट है। बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट है मतलब कि इसके आगे कुछ नहीं लिखा है ना, जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिख दिया है पब्लिक, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया है पब्लिक तो ये पब्लिक हो गया। पब्लिक मतलब इसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। सेम मतलब ये जो फाइल दिख रही है इस फाइल में तो ये क्लास एक्सेस कर रही है, इसी फाइल में एक और क्लास बना दूंगा, जैसे मैंने नीचे एरे डेमो 2 बनाया, प्रोडक्ट बनाया, ऐसा एक और प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 बना दिया तो वो भी एक्सेस कर लेगा। इस फाइल के बाहर और उस फोल्डर के अंदर एक और फाइल बना दी, उसके अंदर एक और क्लास बना दी, वहां से भी इसको एक्सेस करूंगा तो एक्सेस हो जाएगा। मैंने कोई दूसरा ही फोल्डर कहीं और बना दिया, वहां पे क्लास बनाई और वहां से इसको एक्सेस करूंगा तो भी एक्सेस हो जाएगा, तो वो पब्लिक है। लेकिन अगर अब आप यहाँ पर बात करो कि डिफॉल्ट की, तो डिफॉल्ट मतलब कि जो आपका पैकेज है, बोले तो जो आपका फोल्डर है उस फोल्डर के अंदर ही आप कितनी भी क्लासेस बनाओगे, कितनी भी फाइल बनाओगे तो वहां से वो चीज एक्सेसिबल होगी, उस फोल्डर के बाहर से एक्सेसिबल नहीं होगी। और अगर आपने उसको प्राइवेट बना दिया तो प्राइवेट मतलब आप सिर्फ उसी क्लास में से उसकी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, वो अलग चीज हो जाती है, वहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही होता है, वहाँ पे आप लिखोगे नहीं भी तो भी कंसिडर हो जाता है। तो यहाँ पे ये पब्लिक ये डिफॉल्ट होता है बाय डिफॉल्ट। हाँ, एक्सेस मॉडिफायर ये मैंने स्टार्टिंग बताया था ना आपको, एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट। ठीक है। इसमें एक कंसेप्ट और होता है कि गेट सेटअप मेथड्स का, याद दिलाना मैं बता दूंगा, है ना, इसके बाद में याद दिलाना, याद से। ज़्यादा सभी को क्लियर है क्या, यहाँ तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। इसमें एक टॉपिक है पोजो क्लास वर्सेस बीन क्लास का, है ना, कॉपी में नोट डाउन करके रख लो, पोजो क्लास वर्सेस बीन क्लास, है ना। ये मेरा कोई सा जो भी टॉपिक खत्म होगा तो उसके बाद में मेरे को याद दिला देना, तो मैं उसके एग्जांपल्स आपको फ्रेम करके बता दूंगा, है ना। वो भी अपन देखेंगे अपने आने वाले सेशन में, है ना, पोजो क्लास और बीन क्लास, राइट। यहाँ तक का कंसेप्ट सभी को क्लियर है, इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, है ना, ये वाला कंसेप्ट किसका था आपका, तो ये कंसेप्ट था आपका एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का, है ना, जिसमें मैंने डायनेमिकली चीजों को फ्रेम कर बताया। अब इसमें एक टास्क आपके लिए है कि जैसे मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट एंटर करे हैं, तो वैसे ही आप कितने प्रोडक्ट्स एंटर करोगे, ऐसे ही आप 5 to 10 प्रोडक्ट्स एंटर करवा लोगे। 5 to 10 प्रोडक्ट्स एंटर करवाने के बाद में, है ना, फिर अब आप क्या करोगे, तो 5 to 10 प्रोडक्ट्स एंटर करवाने के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, जिस भी प्रोडक्ट की प्राइस हाईएस्ट है उसके रिस्पेक्ट में उसकी प्रोडक्ट आईडी को प्रिंट करवाना है। जिस भी प्रोडक्ट की प्राइस हाईएस्ट है उसकी प्रोडक्ट आईडी को प्रिंट करवाना है। अब कैसे, तो इसमें जो लॉजिक लगेगा, याद हो तो आपने एरे पढ़ा था, एरे में आपने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट लगाना है, वहां पर आपने जो मिनिमम और मैक्सिमम का कंसेप्ट लगाया था वही कंसेप्ट आप यहाँ पर प्राइस पे लगा दोगे, जो प्राइस मैक्सिमम मिलेगी उसके रिस्पेक्ट में आप उसके प्रोडक्ट की आईडी को प्रिंट करवा दोगे। क्लियर है? आपको ट्राई करना रहेगा, ठीक है, हो जाता है तो ठीक, नहीं होता है तो फिर अपन देखेंगे, लेकिन ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा एक और टॉपिक आता है आपके पास में जैक डायरे का। इसके अलावा एक और टॉपिक आता है आपके पास में किसका, जैक डायरे का। अब ये जैक डायरे मतलब बेसिकली होता क्या है, तो अब ध्यान से देखना है यहाँ पर। अगर अपन जैक डायरे की बात करें, है ना, तो किसी को आइडिया है क्या क्या होता है जैक डायरे? तो अगर अपन बात करें यहाँ पे जैक डायरे की, जब ये जैक डायरे होता क्या है ना, तो जैक डायरे के केस में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आप ऐसा बोलोगे कि नंबर ऑफ रोज तो फिक्स होती है, लेकिन हर एक रो के रिस्पेक्ट में जो कॉलम होते हैं वो वेरी कर सकते हैं। अभी तक आप जो नॉर्मल एरे पढ़ते हुए आए थे वो ऐसा था कि आपने यहाँ पे देखा 2 रो और 4 कॉलम, आपने देखा यहाँ पर 2 रो 2 कॉलम, आपने देखा यहाँ पर 1 2 3 4 कॉलम
4 रो, ऐसा देखा। लेकिन जैक डेरे क्या बोलता है, तो जैक डेरे बोलता है कि यहाँ पर कितने कॉलम हो गए, 4। अब यहाँ पे कितने कॉलम है, 2। फिर अब कितने कॉलम हो गए यहाँ पे, 3। फिर कितने कॉलम हो गए यहाँ पर, 1। फिर कितने कॉलम हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये क्या कंसिडर होता है आपका जैक डायरे। इसमें रोज तो फिक्स हो जाएगी लेकिन कॉलम आपके फिक्स नहीं होंगे। अब इसको आप डिफाइन कैसे करोगे, तो डिफाइन करने के लिए आप लिखोगे यहाँ पर इंट में आप लिखोगे क्या, ARR स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स टू, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, न्यू। आप क्या लिखोगे यहाँ पर, इंट। अब यहाँ पे रो आपकी फिक्स रहेगी कितनी, 1 2 3 4 और 5, जो भी आप यूजर से गेट करोगे। तो मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया है, 5। और यहाँ पर आप इसको क्या कर दोगे, ब्लैंक छोड़ दोगे। क्लियर है। अब ब्लैंक छोड़ने के बाद में फिर अब आप क्या करोगे, तो अब इसको इनिशियलाइज वगैरह कैसे क्या करोगे, तो अब इसके लिए आपको लिखना रहेगा क्या, तो आपको लिखना रहेगा यहाँ पे एरे ऑफ, आप क्या बोलोगे, तो ये होगा एरे ऑफ 0। ये क्या होगा आपके पास में, एरे ऑफ 1। ये क्या होगा आपके पास में, एरे ऑफ 2। ये होगा आपके पास में एरे ऑफ 3। और ये क्या होगा आपके पास में, एरे ऑफ 4। ठीक है। और अब इसके आगे आप क्या कर दोगे, इन सबको इनिशियलाइज कर दोगे, न्यू इंट स्क्वायर ब्रैकेट्स। और यहाँ पर फिर आपको जितनी वैल्यू गेट करना है, 1 2 3 4, ये ऐसे गेट कर लोगे। यहाँ पे लिखोगे न्यू इंट स्क्वायर ब्रैकेट्स, हमने दिया 1 और 2। ऐसे करके आप सबके आगे क्या कर दोगे, ऐसे डिफाइन कर दोगे। ये मैंने स्टैटिक बताया है। इसके बाद में मैं जनरलाइज भी बताऊंगा। जैसे भी आपने वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट देखा था ना, स्टैटिक और फिर जनरलाइज, के पहले फिक्स करके बता दिया फिर जनरलाइज। ये भी मैंने पहले फिक्स करके बता दिया, इसको फिर अपन जनरलाइज करके देखेंगे। क्लियर है क्या यहाँ तक। तो अगर अपन बात करें इसका एग्जाम्पल कैसे क्या फ्रेम होगा, तो अब ध्यान से देखना। अपन आते हैं यहाँ पर, ये कंसेप्ट सभी को क्लियर है, कंसेप्ट सभी को क्लियर है। मल्टी डायमेंशनल नहीं, ये 2 डायमेंशनल आ रहे हैं। नहीं, यहाँ पे डबल ही करना पड़ेगा। हाँ सिंगल डबल है ना। अच्छा ये नीचे, हाँ ये तो एरिया ऑफ 0 1 2 ये एक ही लिखोगे ना। मतलब यहाँ पे ये जो एरिया ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट है ना, तो ये जो मैंने लिखा है, तो ये बाय डिफॉल्ट ये रोज ही रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ पे लिखा है ना मैंने इंट 5, तो यहाँ पर ये एरिया ऑफ 0 1 2 3 4 लिखूंगा तो ये रो रिप्रेजेंट करता है, और हर एक स्पेसिफिक रो के बाद में फिर वो कॉलम डिफाइन करता है। तो फिर आपको डबल ब्रैकेट लगाना पड़ेगा उस स्पेसिफिक इंडेक्स पे, रो और कॉलम। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या। तो अब अगर अपन बात करें अब इसके अलावा यहाँ पर कैसे क्या होगा, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ आकर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर सेव एज किया, मैंने लिखा एरे डेमो 3। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर मैंने लिखा है प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ जेड एरे, राइट। अपन यहाँ पर आ गए। अब ये तो कुछ काम का नहीं है, आपको ये सब कुछ हटाना रहेगा यहाँ से। आप यहाँ पर आकर क्या कर दोगे, यहाँ पर आकर आप कर दोगे एरे डेमो 3। ठीक है, ये भी सब कुछ अपन क्या कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा एंड ARR इक्वल्स टू, मैं क्या लिखूंगा, न्यू। मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, इंट। मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है 5। क्लियर है यहाँ तक। अब फिर आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या, ARR ऑफ 0 इक्वल्स टू न्यू इंट। और यहाँ पर आकर अब आप क्या करोगे, तो अब आपने यहाँ पर एरे ऑफ 0 पर है ना, फिर यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर आप रिप्रेजेंट करोगे उस स्पेसिफिक पूरे रो को रिप्रेजेंट करें ना। मतलब एरिया ऑफ 0 पर आकर कितने नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे, मतलब वो पूरी एक रो फ्रेम करोगे कॉलम्स की। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया है कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 1 2 3 और 4। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया, 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ लिख लिया। यहाँ पर आकर मैंने करा 1 2 3 और 4। ठीक है, यहाँ पर आकर अपन क्या कर देंगे, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कितना, 4 5 6 7 8। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर दोगे, ठीक है, यहाँ पर आपने कितना कर दिया, आपने ऐसा लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अभी अपन ने ऐसा कुछ लिखा, अब इसको मेरे को प्रिंट करवाना है।
तो प्रिंट कैसे करवाऊंगा, तो इसको प्रिंट करवाने में फॉर ईच लूप सबसे बेस्ट। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया है फॉर में अपन क्या कर देंगे ARR, यहाँ पर आप क्या लिख लोगे, तो आप लिख लोगे यहाँ पर इंट, ठीक है। और इंट के बाद में आप क्या लिखोगे, तो आपने यहाँ पे लिख लिया AR, क्योंकि यहाँ पर कितना आएगा, अब ये AR क्या है, 2 डायमेंशनल अरे, तो वन टाइम में क्या देगा, 1 डायमेंशनल अरे, तो इसने एक 1D अरे दिया आपको उठाकर। अब ये जो 1D अरे आपको उठाकर दिया है, तो आप इसमें से क्या करोगे, फिर से फॉर ईच लूप लगाना। आप यहाँ पे लिखोगे ये AR 1D अरे है, तो ये AR 1D अरे आपको क्या देगा, ये आपको एलिमेंट देने का काम करेगा। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ अगर आप क्या करोगे, तो आप लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और प्रिंट के अंदर आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिख लोगे या एलिमेंट प्लस बैकवर्ड स्लैश टी, या ऐसा लिख लोगे। और इसके बाद में बाहर निकल के आप क्या कर लोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया। मैंने इसको सेव किया और यहाँ पर आप लिख लेना ऐसा क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया है, अपन ने लिखा यहाँ पे एरे एलिमेंट्स, ठीक है। मैंने इसको सेव किया, अपन आते हैं यहाँ पर, प्रिंट नहीं करवाया, करवा तो दिया, वो तो लाइन चेंज करने के लिए ना। अपन आते हैं यहाँ पर एरे डेमो 3, ठीक है। एरे एलिमेंट्स ये आपको क्लियर है यहाँ तक सभी को, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट था आपका, ये कंसेप्ट किसका है, आपके जेक एरे का। तो इसमें जेक एरे का नहीं यूज करें, नॉर्मल एरे का यूज कर ले तो भी हो जाएगा, सिर्फ वो जो स्पेस खाली रह जाएगी वो रिजर्व हो जाएगी, ऐसा नहीं, ऐसे कैसे होगा, नॉर्मल 2D एरे की केस में आप बीच बीच में से कैसे छोड़ सकते हो, कहाँ छोड़ सकते हैं, इतने एलिमेंट देना जरूरी, जहाँ खाली छोड़ दिया नल नहीं आता है, कैसे सेट करोगे आप, नल या से जीरो, कैसे, अगर 0 सेट कर दिया तो वो तो फिर वो उतने बार उतने का ही हो गया ना, वो तो इंटीजर वैल्यू कवर अप भी कर रहा है ना। यहाँ पर तो ये मेमोरी भी तो फ्री हो रही है ना, इसमें मेमोरी फ्री रहेगी ना, फिर उसमें वैसा करना पड़ेगा जहाँ वैल्यू नहीं गेट करना है वहाँ 0 दोगे, खाली तो छोड़ नहीं सकते। बाय डिफॉल्ट तो इंटीजर की वैल्यू भी 0 ही होती है ना, आप नहीं भी वैल्यू दोगे तो भी वो 0 कंसिडर करेगा, देना तो पड़ेगा ही सही ना वैल्यू दिखते रहे, बट लिखना तो पड़ेगा ही सही ना। आप बीच में से कैसे छोड़ोगे, जैसे पहले वाले में अगर 5x5 का बनाया और 2 ही एलिमेंट देना है, तो बचे जो 3 है, तो उसके इसमें आप करोगे क्या वहां पर, कैसे नहीं दोगे, आप एंटर करोगे तो आपको आगे भी तो बढ़ाना चाहिए ना। आपने एंटर कर दिया तो खाली छोड़ के थोड़ी बढ़ेगा आगे, यूजर से गेट नहीं कर रहा, तो डायरेक्ट ये प्रोग्राम इसी में करके देखते हैं, तो उस केस में भी आपको लिखना तो पड़ेगा ही ना वहाँ पे कुछ ना कुछ, एक बार चला के कैसे चलाओगे, चला ही नहीं पाएंगे, ठीक है। ज़्यादा समझ में आया, ज़्यादा से ज़्यादा बस आप 0 प्रिंट करवा सकते हो, बट रहेगा तो उतने बाय उतने का ही ना, 4x4 का ही रहेगा, तो मेमोरी तो लगी दी रही है ना, और 0 भी एलिमेंट ही कंसिडर होगा, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है ना। तो इसके आगे फिर इसका जो डायनेमिक वाला कंसेप्ट है वो फिर अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।